हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परीक्षा सर्कल। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में जो 3 4 5 वीडियो हुए हैं, उस पिछले वीडियो में आपको पाषाण काल से संबंधित चीज़ें बताई है। पाषाण काल में और फिर महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल भी उसके बारे में बताया है। आप सब अपना रिवाइज करते हुए चलिए। आप बोलेंगे तो मैं टेस्ट भी लूँगी, LT ग्रेड का जो टेस्ट है सोशल साइंस का। सोशल साइंस में मैं हिस्ट्री का ही टेस्ट लूँगी, हिस्ट्री मेन पढ़ाऊँगी आपको। और जैसे कि मैं आज आपको पढ़ाऊंगी ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल ये उत्तर भारत में भी विकसित होता है और दक्षिण भारत में भी विकसित होता है। मध्य ज़्यादातर इसको मध्य भारत में भी विकसित होता है, राजस्थान एरिया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। और दक्षिण भारत में केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। उत्तर भारत में भी विकसित होता है, जैसे उत्तर प्रदेश में एटा के पास शतरंजी खेड़ा, फिर दिल्ली में भी विकसित होता है ये सब चीज़ें। तो इसे ताम्र पाषाण को चैल्कोलिथ कहते हैं। ताम्र पाषाण को चैल्कोलिथ्स कहते हैं, चैल्कोलिथ्स। ये मतलब आज तक जितने भी मानव यूज किया था, जो भी यूज किया था, सब पत्थर के बने औजार थे। जितने भी बनाए गए औजार थे सारे पत्थर के बने औजार थे। पहली धातु यूज की गई थी, आप ध्यान से सुनिए, पहली धातु यूज की गई थी तांबा। तांबा 5000 ईसा पूर्व 5000 BC में पहली धातु तांबा यूज की गई थी। नेक्स्ट है विशिष्ट मृदभांड। विशिष्ट मृदभांड इसका गहरी रंग का मृदभांड होता है, तो जिसे शॉर्ट फॉर्म में OCP ऑक्रे कलर्ड पोट्री कहते हैं। ऑक्रे कलर्ड पोट्री कहते हैं इसको। तो इसको हम विशिष्ट मृदभांड इसलिए कहते हैं, मान लीजिए आपके घर में कई टाइप के बर्तन पाए जाते हैं, पॉटरी पाई गई होगी। जैसे कि कुछ मेहमान आते हैं, विशिष्ट तरीके से रखा जाता था, विशिष्ट तरीके से कुछ पॉटरी रखी जाती है कि जो सिर्फ मेहमान आएंगे उसे ही दिया जाएगा। और कुछ जो रहता है कि नॉर्मल यूज के लिए, डेली यूज के लिए पॉटरी होती है, बर्तन होते हैं, तो डेली यूज होता था। तो इसमें विशिष्ट मृदभांड होता था, गेरुए रंग का होता था, इसे OCP कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और सर्वाधिक प्रचलित मृदभांड जिसमें वो लोग डेली यूज करता था, सबसे ज़्यादा प्रचलित मृदभांड थे काले एवं लाल मृदभांड, ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक एंड रेड वेयर। नेक्स्ट है ताम्र पाषाण का केंद्र। मैंने अभी बताया कि राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र, ये ताम्र पाषाण काल की बहुत कम साक्ष्य यहाँ से मिले हुए। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश का जो दोआब का क्षेत्र है, ये जो दोआब का क्षेत्र आता है, ये उत्तर प्रदेश का जो दोआब आता है, इसमें सारी नदी आके यहाँ दोआब का क्षेत्र क्रिएट करती हैं। तो इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ताम्र पाषाण काल विकसित हुआ, क्योंकि नदियों के किनारे जहाँ इसमें अच्छे से कृषि उत्पादन होने लगा था, कृषि का उत्पादन होने लगा था, पशुपालन होने लगा था। तो जहाँ बहुत सारे पानी की सुविधा होंगी, नदी होंगे, तालाब होंगे, वहीं तो कृषि का उत्पादन होगा। तो फिर यहाँ कृषि उत्पादन होने लगा था, तो यहाँ ताम्र पाषाण केंद्र यहीं सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये सभ्यता, ये जो संस्कृति थी, सभ्यता तो नहीं कह सकते, ये जो संस्कृति थी, ग्रामीण लोग यहाँ रहते थे, शहरी लोग नहीं रहते थे, ये ग्रामीण संस्कृति थी। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता को हम कह सकते हैं कि ये नगरीय सभ्यता थी, लेकिन ये ग्रामीण संस्कृति थी। इसमें गांव के लोग, ये जो ईंट का यूज करते थे ये लोग, वो पकी हुई नहीं थी, ये बिना पकी हुई ईंट का यूज करते थे, जो घर बनाते थे। तो इसमें जो घर बनाते थे बिना, इसमें कहा जा सकता है कि इसमें असमानता स्टार्ट हो गई थी, जो समाज में असमानता होती है वो स्टार्ट हो गई थी। तो इसमें असमानता में ये हम कह सकते हैं कि जो बड़े लोग थे, जो व्यापारी लोग थे, बड़े लोग थे, वो अपने आयताकार घरों में रहते थे, आयताकार घर बना के और ऊंचे किले पे रहते थे। और जो निम्न वर्ग के लोग थे वो गोलाकार झोपड़ी में रहते थे। तो ये जो ताम्र पाषाण चैल्कोलिथ एज है, इसमें कुछ संस्कृतियाँ पाई गई हैं। इसी में कुछ संस्कृतियाँ पाई गई, जैसे गणेश्वर संस्कृति। गणेश्वर संस्कृति ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, मेरे ही वीडियो में मिलेगा, आप इसलिए पढ़ते हुए चलिए, समझते हुए चलिए। गणेश्वर संस्कृति ये 2800 से 2200 ईसा पूर्व तक चलता है। 2800 से 2200 ईसा पूर्व तक गणेश्वर संस्कृति चलता है। सबसे पहली संस्कृति ये है, ताम्र पाषाण काल की सबसे पहली संस्कृति। दूसरा है बनास घाटी। बनास घाटी आहार संस्कृति, ये महाराष्ट्र में पाई गई है। बनास घाटी आहार संस्कृति ये 2100 से 1500 ईसा पूर्व में चलता है। गणेश्वर संस्कृति के बाद बनास घाटी आहार
संस्कृति भी कहते हैं, आहर घाट संस्कृति भी कहते हैं। तो 2100 से 1500 BC तक पाया गया है। उसके बाद आता है मालवा, मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति में आता है 1700 से 1200 ईसा पूर्व। पहला है गणेश्वर, दूसरा है बनास, तीसरा है मालवा संस्कृति। 1700 से 1200 ईसा पूर्व तक आता है। उसके बाद आता है जोरवे संस्कृति, ये भी महाराष्ट्र में है। जोरवे संस्कृति दैमाबाद, जो हम आपको बताए थे पुरातात्विक स्थल में दैमाबाद है, उसमें सॉरी जोरवे संस्कृति है, उसमें 1400 से 700 BC तक पाया जाता है। 1400 से 700 BC तक पाया जाता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है मालवा संस्कृति। नेक्स्ट मतलब तीसरा, पहला बताएं गणेश्वर संस्कृति, गणेश्वर जोधपुर संस्कृति, और दूसरा है बनास या आहर संस्कृति। तीसरा है मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति में जो 1700 से 1200 BC तक चलता है, इसमें सबसे बड़ी ताम्रलिप्ति, इसके पहले हम आपको बताए थे मालवा संस्कृति। मालवा जो है मध्य प्रदेश में है, तो सबसे बड़ी ताम्रनिधि मध्य प्रदेश के गुनेरियन जिले में पाई गई है, सबसे बड़ी ताम्रनिधि। और यहाँ से विस्तृत जानकारी कहाँ से मिलती है मालवा संस्कृति के बारे में? मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के नौदा टोली और माहेश्वरपुर स्थल से इसके बारे में विस्तृत तरीके से, पूरे विस्तार से जानकारी मिलती है। और नौदा टोली से लगभग, जो नौदा टोली है मध्य प्रदेश में नौदा टोली है, वहाँ से लगभग सारे प्रकार के अनाज के साक्ष्य पाए गए। जितने भी प्रकार के अनाज मिले हुए हैं, यहाँ से सभी प्रकार के अनाज के साक्ष्य पाए गए हैं। और चौथा है जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति जो 1400 से 700 ईसा पूर्व में पनपता है और इसका ये ख़त्म हो जाता है। ये आधुनिक महाराष्ट्र में, जो आधुनिक महाराष्ट्र आज का महाराष्ट्र है, आधुनिक महाराष्ट्र, उसी के एरिया में ये पनपता है। ये गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा नदी के क्षेत्र में पनपता है। महाराष्ट्र के गोदावरी नदी जो है उसकी सहायक नदी प्रवरा नदी के क्षेत्र में ये इसका उत्खनन किया गया है। इसका आरंभ माना जाता है कि सवाल्दा संस्कृति थी। सवाल्दा संस्कृति, इसका आरंभ सवाल्दा संस्कृति से माना जाता है। जो ताम्रपसार की संस्कृति है, ताम्रपसार में जो जोरवे संस्कृति है, उसकी सवाल्दा संस्कृति से इसका प्रारंभ माना जाता है। इसमें सामाजिक असमानता, इसके पहले हम आपको बताए थे ना, इसी में जो थी सामाजिक असमानता देखने को मिलती है, मतलब प्रारंभ हो जाती है। पहला रहता है मुखिया। मुखिया का घर आयताकार घर रहता है, आयताकार तरीके से घर रहता है। लेकिन यहाँ पे अभी भी ग्रामीण संस्कृति है और यहाँ पे अभी भी पके हुए ईंट का यूज नहीं हो रहा है, अभी भी भट्ठी नहीं पाई गई है। सबसे पहले भट्ठी सिंधु घाटी सभ्यता में ही पाई जाती है। और अन्य जो लोग हैं वो वृत्ताकार झोपड़ी में रहते हैं। अन्य जो लोग हैं किले के नीचे, किलाबंदी, थोड़ा बहुत किलाबंदी देखने को मिलती है, हो सकता है 4 दीवारी हो, लेकिन समझ में नहीं आता है। बहुत सारे विद्वान हैं वो कहते हैं कि किलाबंदी नहीं है, ये बस ये जो मुखिया का घर है ऊंचे स्थान पे है ताकि जो बाढ़ से बचा जा सके, नदी के बाढ़ से जो है बचा जा सके। और अन्य लोगों का घर नीचे के स्थान पे है जो वृत्ताकार झोपड़ी, आज भी आपको गांव में देखने को मिल जाएगा वृत्ताकार झोपड़ी, जैसे लोग उसमें चारा वारा रखते हैं। और इसमें सोने के आभूषण, केवल आप याद रखिए, केवल और केवल सोने के आभूषण जोरवे संस्कृति से मिले हो। केवल और केवल सबसे पहले सोने के आभूषण जोरवे संस्कृति से मिले हुए हैं। और इसमें ये खास बात ये है कि मृतक का जो अस्थि कलश था, मृतक का जो शरीर था, उसे जो अस्थि कलश था उसमें अस्थि कलश में रख के, मतलब कलश में रख के, जो मृदभांड थे उसमें रख के घर के आंगन में उत्तर और दक्षिण दिशा में दफना दिया जाता था। उत्तर की तरफ सर रहता था और दक्षिण की तरफ पैर रहता था। आज भी लोग गांव में बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि उत्तर की तरफ सर करके या दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। शायद यही मिथक चल रहा है। मिथक क्या, ये सही भी हो सकता है, यही चल रहा है। इसलिए ये जो अस्थि कलश थे वो घर के आंगन में उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाते थे। और ये जो इसका मेन पुरातात्विक स्थल है दैमाबाद, दैमाबाद जो महाराष्ट्र में ही है, सबसे बड़ा स्थल है दैमाबाद। सबसे बड़ा आज तक का जितना भी खोजा गया है पुरातात्विक स्थल, सबसे बड़ा स्थल दैमाबाद है। और दूसरा है इनाम गांव। इनाम गांव भी महाराष्ट्र में ही है। इनाम गांव से आप कमेंट करके बताइएगा कि इनाम गांव में कौन सी नदी बहती है, इनाम गांव कौन से नदी के किनारे स्थित है। यहाँ मातृ देवी की मूर्ति मिली हुई है, मातृ देवी की मृग मूर्ति मिली है, जो
मिट्टी की बनाई हुई ही मूर्ति मिली हुई है। इसे प्रतीत होता है कि यहाँ माता देवी की पूजा थी, माता सत्तात्मक परिवार था, माता देवी की पूजा। आगे का टॉपिक है गणेश्वर जोधपुर संस्कृति। ये पाया गया है राजस्थान में। राजस्थान में साहिबी नदी, इसका डेट है 2800 से 2200 BC तक, ईसा पूर्व तक। ये साहिबी नदी जो राजस्थान में है, उद्गम स्थल वहीं से मिलता है। इसका महत्वपूर्ण केंद्र नीम का थाना है। महत्वपूर्ण गणेश्वर जोधपुर संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र नीम का थाना है जो राजस्थान में है और कांतली नदी के उद्गम स्थल पे है। नीम का थाना कांतली नदी के उद्गम स्थल पे है और इसका उत्खनन 1977 में 1977 में RC अग्रवाल ने किया था। इसका उत्खनन 1977 में RC अग्रवाल ने किया था। और गणेश्वर जोधपुर संस्कृति से ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। मतलब यहीं से ताम्रयुगीन सभ्यता का जन्म हुआ है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। और दूसरा है बनास आहड़ घाटी संस्कृति। बनास आहड़ घाटी संस्कृति, इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं या आहड़ संस्कृति भी कहते हैं। ये 2100 से 1500 के बीच में पनपा था, फिर ये धीरे धीरे ख़त्म हो गया था। इसका केंद्र है आहड़ केंद्र है, गिलुंद केंद्र है, मरमी केंद्र है और बालाथल केंद्र है। ये भी राजस्थान में पाए जाते हैं। इसके जितने भी उत्खनन स्थल हैं, पुरातात्विक स्थल है, सब राजस्थान में पाए जाते हैं। इसे काले लाल मृदभांड संस्कृति, इसे काले मतलब हम आपको बताएं कि पाषाण काल में, ताम्र पाषाण काल में जितने भी मृदभांड पाए गए, विशिष्ट मृदभांड में गैरिक मृदभांड है और ऐसे नॉर्मल जो मृदभांड है उसमें पाए गए हैं काले लाल मृदभांड। तो काले लाल मृदभांड संस्कृति भी कहते हैं इसे, क्योंकि यहाँ से काले लाल मृदभांड बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया गया है। यहाँ मृदभांड जो है बहुत बड़े आकार में पाया गया है, जिसमें हम अनाज को सेविंग करके रख सकते हैं अनाज की। और इसमें इसे आहड़ जो है बेचर नदी में है, बेचर नदी के किनारे, राजस्थान के उदयपुर में है, बेचर नदी के किनारे। आहड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती या तामवती है, ताम्रवती या तामवती है, क्योंकि इसका प्राचीन नाम इसलिए कि यहाँ तांबे का बहुत ज़्यादा ही भंडार मिला हुआ है। आपको तांबे की बहुत बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुनेरिया जिले से मिला हुआ है। ये मैंने आपको बता दिया। ये दूसरा है आहड़ संस्कृति, इसे जिसका बेचर नदी में है, राजस्थान उदयपुर में। इसे ताम्रवती कहते हैं क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में तांबे मिले हुए हैं। और नेक्स्ट है, इसमें दिख नहीं रहा होगा शायद आप लोगों को, मैं पढ़ दे रही हूँ। बैल की मृग मूर्तियाँ मिली है। बैल जो है मिट्टी के बने हुए बैल मिले हैं जिन्हें बनास के नाम पे बनासियन बुल कहा जाता है, बनासियन बैल कहा जाता है। और हम अभी आपको बताएं कि यहाँ बहुत बड़े बड़े मृदभांड मिले हुए हैं, क्योंकि ये काले लाल मृदभांड की जननी कहा जाता है। बहुत बड़े बड़े मृदभांड मिले हुए हैं, तो अनाज रखने के भी बड़े